जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं क्लास की मूल्यांकन कार्य पुस्तक संख्या 4 है। ये 1 सितंबर 2021 की ये वर्कशीट है, ये असेसमेंट वर्कशीट। ये असेसमेंट वर्कशीट आपको पहले बताया जा चुका है। ये असेसमेंट वर्कशीट आती है ये समझने के लिए, जानने के लिए कि आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है असेसमेंट वर्कशीट का कि आप सबसे पहले खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर इससे वीडियो से मैच कीजिए कि आप कितना कर पा रहे हैं सही और कितना आपका सही जा रहा है। इस वर्कशीट को, असेसमेंट वर्कशीट को जरूर करके अपने विषय अध्यापक से चेक करवाइए, क्योंकि इसका जो है रिकॉर्ड रखा जाता है अध्यापक के द्वारा। देखिए, जो वर्कशीट है इसमें गद्यांश दे रखा है। गद्यांश के आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं, इसको पढ़ना है, समझना है। तो इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। गद्यांश के आधार पर क्या है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज़ जिसका उपयोग हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वे सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। यानी कि वे सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, वो सभी संसाधन हैं। यानी कि सुबह उठते हैं जब आप और रात को जब सोते हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप प्रयोग करते हैं वे सभी क्या है? संसाधन है। यानी कि आँख खोलेंगे जो कुछ भी नज़र आता है आपको, क्या है? संसाधन है। बशर्ते कि इसके लिए 3 शर्तें हैं। अगर ये तीनों शर्तें पूरा करते हैं तो वे सभी संसाधन हैं। शर्तें कौन सी हैं? तकनीकी रूप से सुलभ, यानी तकनीकी रूप से सुलभ होना चाहिए। आर्थिक रूप से संभव, यानी कि आर्थिक रूप से आपके लिए वो लाभकारी होनी चाहिए। सांस्कृतिक रूप से स्वीकार, यानी कि समाज उस संसाधन को स्वीकार करे, उसका प्रयोग करे, तो वे सब क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगी। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि संसाधन प्रकृति का मुफ्त उपहार है? कई लोग ऐसा सोचते हैं प्रकृति ने हमें फ्री में दे रखा है, ये मुफ्त उपहार है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कुछ भी प्रकृति ने हमें दे रखा है, जो कुछ भी हमें दे रखा है प्रकृति ने, उसको प्रयोग के लायक कौन बनाता है? मानवीय क्रियाएं, यानी कि मनुष्य ही उसको प्रयोग के लायक बनाता है। जैसे मान लीजिए ज़मीन है, ज़मीन पे अपने आप ही तो फसल नहीं उगाती है, उसको साफ़ किया जाता है, ठीक है, उस पर फसलें उगाई जाती हैं, तब जाके अनाज पैदा होता है। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं जो मानवीय क्रियाओं के द्वारा ही वे संसाधन में परिवर्तित होती हैं। और मनुष्य क्या है? मनुष्य स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सभी संसाधनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है मनुष्य है, इस बात का ध्यान रखिए। तो मनुष्य क्या करता है? ये पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है और उन्हें प्रयोग करता है। संसाधनों को निम्नलिखित तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी संसाधनों को वर्गीकरण किया गया है किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, समाप्तता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास की स्थिति के आधार पर। तो सबसे पहले क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 वर्गीकरण किया गया है, जैविक और अजैविक। जैविक यानी कि वे सभी वस्तुएं, वे सभी चीज़ जिसके अंदर क्या है? जान है, यानी कि जो जीवित है, जैसे मनुष्य, वन्य प्राणी, जो वन्य जीव हैं, ये सब क्या है? जैविक संसाधन हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। यानी कि वे सभी जो सांस लेते हैं, जिनको ठंडी गर्मी महसूस होती है, वे सभी क्या है? जैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन यानी कि धातुएं, ठीक है, और बिल्डिंग हो गई, आपका घर हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया जिससे आप पढ़ रहे हैं, क्या है? सब ये भी संसाधन है, लेकिन ये कौन से संसाधन है? अजैविक संसाधन है, ठीक है। और दूसरा क्या है? समाप्तता के आधार पर। समाप्तता के आधार पर क्या है? नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय। तो नवीकरणीय जो संसाधन है, वे संसाधन जिनका पुनः हम प्रयोग कर पाते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। जो वन है हमारे, वन को काटते हैं, पेड़ पौधों काटते हैं, फिर वो कुछ समय बाद उगाते हैं या उगा दिए जाते हैं। तो ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि वे संसाधन जिनका प्रयोग हम पुनः कर पाएंगे, ठीक है। गैर नवीकरणीय संसाधन यानी कि वे संसाधन जिनका प्रयोग हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम, यानी कि जीवाश्म ईंधन कह सकते हैं आप, ठीक है। कोयला, ये क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधन है। एक बार आपने प्रयोग किया, खत्म, यानी कि कोयला को जलाया, राख बन गया, खत्म। यानी कि जीवाश्म ईंधन, यानी कि आपका पेट्रोल ले लीजिए, पेट्रोल को आपने बाइक में भरवाया और कहीं गए, वो क्या हुआ? खत्म हो गया। इनको बनने में हज़ारों या लाखों साल लग जाते हैं। तो ये सब क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधन है। स्वामित्व के आधार पर, यानी कि मालिकाना हक के आधार पर क्या है? व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। देखिए, व्यक्तिगत जो है यानी कि पर्सनल,
जो कुछ आपका खुद का है वो सब क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे मोबाइल फ़ोन जिससे आप पढ़ रहे हैं, क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। आपका खुद का घर, आपकी खुद की किताब, क्या है, ये व्यक्तिगत संसाधन है, इस पर आपका हक है। समुदाय, समुदाय यानी कि वे सभी संसाधन जिनका प्रयोग एक समुदाय करता है, समाज के लोग मिलकर करते हैं। जैसे कि धर्मशाला हो गया, या आपका कम्युनिटी सेंटर हो गया, बारात घर, आपका ये शमशान भूमि और पार्क जिसमें आप जाते हैं घूमने के लिए, ये सब क्या है, सामुदायिक संसाधन है। राष्ट्रीय यानी तकनीकी तकनीकी तौर पर जो भी संसाधन उपलब्ध हैं वे सभी क्या हैं, राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे नदी, झरना, झील जो हैं आपके, ठीक है। या आप रेलवे में कभी सफ़र किया हुआ, आपने लिखा होता है ना, यह रेलवे की राष्ट्रीय संपत्ति है। तो क्या है, ये सभी क्या है, राष्ट्रीय संपत्ति है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति क्या होती है, जो आपने समुद्री इलाका देखा है, भारत का जो समुद्री तट है, तट से लेकर के 12 मील तक ये राष्ट्रीय संपत्ति है। और तट रेखा से 200 मील के बाद की जो समुद्री जो क्षेत्र है वो सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना हुआ है जिनके अधिकार क्षेत्र में आता है, उनके जो परमिशन के बिना आप उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वे सभी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। विकास की स्थिति के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर पहला क्या है, संभावी, विकसित, भंडार और संचित। तो संभावी, संभावी समझिए, संभावी संसाधन वे संसाधन जो मौजूद हैं, जिनकी संभावना है कि हम प्रयोग कर सकते हैं, परंतु किसी कारणवश से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। चाहे वो तकनीकी की प्रॉब्लम हो, तकनीकी नहीं है हमारे पास, या पैसे की कमी हो, किसी कारण से। संभावित संसाधन जैसे कि मान लीजिए रेगिस्तान वाला इलाका, यानी राजस्थान का पश्चिमी जो क्षेत्र है, रेगिस्तान वाला मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएँ हैं, परंतु हम किसी कारणवश से उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। क्या है, ये संभावी संसाधन है। विकसित, दूसरा क्या है, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनकी मात्रा और गुणवत्ता निश्चित की जा चुकी है और जिनका प्रयोग हम करेंगे, वे सभी क्या है, विकसित संसाधन है। जैसे बांध बना दिया, बांध बना करके उसको हमें पता है कि हमें इतना बिजली हम यहाँ से बना सकते हैं, इसका प्रयोग इतना पानी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, विकसित संसाधन है। भंडार, भंडार संसाधन कौन से, भंडार संसाधन यानी कि जो भंडारित है, जो भंडार के रूप में मौजूद है, लेकिन उसका प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे भंडार संसाधन में, जैसे मान लीजिए कि जल, जल जो है, जल जो है 2 तत्वों का यौगिक है। कौन कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को आप सभी इंग्लिश में H2O लिखते हैं इस तरीके से। तो H2 हाइड्रोजन क्या है, ऊर्जा का एक स्रोत है। हाइड्रोजन से हम एक तकनीकी का प्रयोग करके हम बाइक चला सकते हैं, यानी कि उसको डीजल पेट्रोल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हाइड्रोजन को ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी हमारे पास नहीं है, या ज्ञान की कमी है, तकनीकी कमी है, जिसकी वजह से हम नहीं प्रयोग कर पा रहे हैं। लेकिन ये क्या है, भंडार संसाधन है। क्या ये, भंडार संसाधन है। अगर H2O यानी कि जल में दो यौगिक होते हैं, उससे हाइड्रोजन अलग कर दिया जाए तो सिर्फ इसकी बात की जा रही है। तो क्या है, ये भंडार संसाधन है। उससे अगला क्या है, संचित कोष। संचित कोष यानी कि कुछ ये भंडार संसाधन की तरह ही है। संचित कोष यानी कि वे संसाधन तो मौजूद हैं जिनका प्रयोग हम अभी नहीं कर रहे हैं, परंतु भविष्य में कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, संचित कोष हैं। जैसे मान लीजिए वन जो है हमारे, ठीक है, ये सब क्या है, संचित कोष हैं जिनका हम भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं। अभी नहीं कर रहे हैं परंतु भविष्य में कर सकते हैं, तब इससे क्या है, संचित कोष हैं, ठीक है। इस तरीके से ये गादांश था, और कुछ प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए, समझ में आएगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं। चलिए समझिए। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी चीज़ को संसाधन कहा जा सकता है यदि वह, संसाधन हम कब कहेंगे, सब कुछ मैंने बोला कि आँख खोलेंगे सब कुछ संसाधन है, लेकिन संसाधन होने के लिए जो शर्तें हैं वो क्या है, तकनीकी रूप से सुलभ होना चाहिए, आर्थिक रूप से संभव, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, उपरोक्त सभी, तीनों होने चाहिए, तीनों रूप से होने चाहिए, ठीक है ना। संसाधनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो कौन सा सत्य है बताइए, कौन सा सत्य बताना है बताइए। वे प्रकृति के मुफ्त उपहार है, अभी ऊपर बताया मैंने, प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं, ठीक है ना, ऐसा आप लोग सोचते हैं, लेकिन जब तक उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा तो वे संसाधन का रूप थोड़ी ना लेती हैं। जल जो बह रहा है अपने आप ही, उसको आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं,
तो क्या वो संसाधन है? नहीं है, वो बह रही है अपने आप ही। ठीक है, प्रकृति के मुक्त उपहार है। बताइए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री को मानवीय हस्तक्षेप के बिना संसाधनों में बदला जा सकता है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री को मानवीय हस्तक्षेप के बिना बदला जा सकता है? नहीं, बदला नहीं जा सकता। मनुष्य हस्तक्षेप करेगा तभी बदला जा सकता है। मनुष्य वस्तुओं को संसाधन में बदलते हैं, वे स्वयं संसाधन है। ये बिल्कुल ये सही लग रहा है। अगला भी पढ़ लेते हैं। मनुष्य स्वयं संसाधन नहीं है, बल्कि वस्तुओं को संसाधन में बदलते हैं। देखो, वस्तुओं को संसाधन में बदलते हैं, ये सही है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है? मनुष्य स्वयं संसाधन नहीं है, तो ये तो गलत ही हो गया। तो कौन सा सत्य है? ये तीसरा सही है कि मनुष्य वस्तुओं को संसाधन में बदलते हैं और स्वयं संसाधन है, और मनुष्य ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन संसाधनों को वर्गीकृत करने का तरीका नहीं है? तो संसाधनों को हमने वर्गीकृत किया था, तो कौन सा तरीका नहीं है पूछ रहा है। बताइए, समाप्तता के आधार पर किया था, स्थायित्व के आधार पर किया था, स्वामित्व के आधार पर किया था, उत्पत्ति के आधार पर किया था। उत्पत्ति के आधार पर किया था, स्वामित्व के आधार पर भी किया था, समाप्तता के आधार पर भी किया था। तो तरीका कौन सा नहीं है? नहीं है कौन सा? ये वाला, स्थायित्व वाला नहीं है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी देश का प्रादेशिक जल उदाहरण है। किसी देश का जो प्रादेशिक जल है वो बताइए किस चीज़ का उदाहरण है? सामुदायिक संसाधन का उदाहरण है, या व्यक्तिगत संसाधन का, या राष्ट्रीय संसाधन का, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का? तो किसी देश का प्रादेशिक जल जो है, जल जो मौजूद है, वो किस चीज़ का उदाहरण है? राष्ट्रीय संसाधन का। तो राष्ट्रीय संसाधन जो है ये उदाहरण है, जो जल मौजूद है, नदियाँ, झील, ये सब। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण दीजिए। गैर नवीकरणीय संसाधन पहले आप समझेंगे तभी उदाहरण दे पाए। गैर नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका हम एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग नहीं कर पाते हैं। बताइए, पानी, वन, जीवाश्म ईंधन, वन्य जीव। तो देखिए, वन्य जीव एक प्रक्रिया के दौरान पैदा होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। ठीक है। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जीवाश्म ईंधन है। एक बार प्रयोग किया, खत्म हो गया। तो उसका जो है राइट ऑप्शन क्या है? यही है, गैर नवीकरणीय संसाधन का जो है उदाहरण है। ठीक है। बाकी पानी का प्रयोग पुनः पर कर पाते हैं। वन का प्रयोग, वन जो है काट लिया आपने, उग जाते हैं कुछ समय के बाद। क्वेश्चन 6 क्या है? आपके घर के पास का सार्वजनिक पार्क किसका उदाहरण है? आपके घर के पास जो सार्वजनिक पार्क जो है, जिसमें सब लोग जाते हैं, वो किस चीज़ का उदाहरण है? बताइए। राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, सामुदायिक संसाधन। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? सामुदायिक संसाधन। जो आपका पार्क है, ये किस चीज़ का उदाहरण है? सामुदायिक संसाधन। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन आ चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया इन्होंने। 3, 4, 5, 6, यानी कि ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप में था, नीचे डिस्क्रिप्टिव टाइप में है। इस क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। अच्छे क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। प्रश्न जो है तीसरा, यानी कि आप चौथा कर लेना। ठीक है। तो इस तरीके से चौथा प्रश्न जो आप समझ लेना इसको और करिए। ठीक है। या तीसरा क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव का है। किसी विशेष देश में, राज्य ए में, एक देश है, उसमें राज्य ए में औसत व्यक्ति की आय राज्य बी औसत व्यक्ति की आय से अधिक है। यानी कि ए में अधिक है, एक देश में 2 राज्य हैं, एक में अधिक है, एक में कम है। यानी ए में अधिक है, बी में कम है। लेकिन बी राज्य में उच्च साक्षरता दर, निम्न शिशु मृत्यु दर और राज्य ए की तुलना में प्रदूषण का स्तर बहुत कम है। आप इनमें से किस राज्य को अधिक विकसित मानेंगे? और उत्तर में कोई 2 कारण दीजिए। बताइए कौन से राज्य को, सबसे पहले डिसीजन लीजिए, कौन से राज्य को विकसित मानेंगे आप? राज्य ए में औसत आय अधिक है, बाकी जो है राज्य बी में क्या है? उच्च साक्षरता दर है, निम्न शिशु मृत्यु दर है, यानी कि शिशु जो पैदा होते हैं वो कम मरते हैं, और प्रदूषण का स्तर भी कम है। तो देखिए, मैंने लिख दिया है, आप भी समझ सकते हैं और लिख सकते हैं अपने आप से। मैं राज्य बी को अधिक विकसित मानूंगा। कारण क्या है? अधिक आय विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, परंतु संपूर्ण विकास का नहीं है। ठीक है। अधिक आय जो है एक पक्ष तो है, लेकिन अन्य भी तो पक्ष होने चाहिए, परंतु संपूर्ण विकास का नहीं। गुणवत्ता युक्त जीवन जीने के लिए आय के अलावा जीवन के अन्य पहलू जैसे उच्च साक्षरता, अच्छा स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण आदि भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आय के अलावा और भी चीज़ें ज़रूरी है ना। साक्षरता दर अच्छी होनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, पर्यावरण भी साफ होना चाहिए। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है?
वर्तमान में विकास को आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरत के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। वर्तमान के विकास को आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए, बताइए। जो आज की ज़रूरत है, आज के विकास को हम कर लेते हैं, लेकिन क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें कुछ रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? तो यही कहना चाहता है। मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि पृथ्वी पर केवल हमारा ही अधिकार नहीं, पृथ्वी पर सबका बराबर अधिकार है। बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी का भी अधिकार है, कहने का मतलब है। दूसरा पॉइंट क्या है? पृथ्वी को हमने आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है, इनको इससे बेहतर सौंपना हमारा दायित्व है। जो भी कुछ भी हमें प्राप्त है, हमें इसे अच्छा करके आने वाली पीढ़ी को दे देना है। वर्तमान पीढ़ी ने अगर पृथ्वी का और संसाधन का संरक्षण नहीं किया तो पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यानी कि अभी जो वर्तमान पीढ़ी चल रही है, अगर पृथ्वी का और जो संसाधन मौजूद है इनका संरक्षण नहीं किया, इसको बचाए नहीं, इसको एक नियोजित तरीके से प्रयोग नहीं किया, तो पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? मृदा अपरदन क्या है? मृदा संरक्षण की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी के बारे में बात होती है। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत, उपजाऊ परत का पानी के तेज बहाव में बह जाना, तेज हवा के साथ उड़ जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। मृदा संरक्षण के लिए निम्न उपाय कौन से किया जा सकते हैं संरक्षण के लिए, बताइए? अधिक संख्या में वृक्षारोपण करना, यानी अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाना। अति चराई को नियंत्रित करना, यानी कि जो एक चराने के क्षेत्र है, यानी पशु को जो चराया जाता है, पशु जो चारा खाते हैं उसको अति चराई को नियंत्रित किया जाना चाहिए। अधिक सिंचाई को नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिससे कि पानी के बहाव के साथ साथ मिट्टी ना बहे। प्रश्न 6 क्या कह रहा है हमारा? विभिन्न देशों में विकास की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी और क्यों? यानी कि कोई देश है, 2 देश हैं, तो आप किन चीज़ों को महत्वपूर्ण मानेंगे? कैसे कहेंगे कि ये देश विकसित देश है? तो तुलना किन आधार पर किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति, यहाँ पर आय लिख लीजिए आप, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय आता है। इसमें आप ऐसे लिख दीजिए कि कुल जो जनसंख्या है ना, इसको इधर कीजिए और इसको इधर कीजिए। ठीक है, एक तो कुल जो जनसंख्या है, जो देश की कुल जनसंख्या है, उसको जो है कुल आय से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा? प्रति व्यक्ति आएगा। ठीक है, या औसत आय, प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहते हैं। ठीक है, कुल जनसंख्या से कुल आय को जो विभाजित करेंगे तो प्रति व्यक्ति आएगा या औसत आय आएगा। दूसरा कह रहा है साक्षरता दर। कुल जनसंख्या में साक्षर जनसंख्या प्रतिशत साक्षरता दर कहलाती है। यानी कि कुल जो जनसंख्या उसमें साक्षर जो जनसंख्या है, पढ़ी लिखी जो जनसंख्या है, उससे जो विभाजित करेंगे तो साक्षरता दर कहलाती है। शिशु मृत्यु दर। 1 वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात जो होता है वो शिशु मृत्यु दर होता है। जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की संभाव आयु अथवा औसत आयु। यानी कि एक जो विकसित देश होता है उसमें जीवन प्रत्याशा क्या होती है? अधिक होती है, अधिक वर्षों तक लोग जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का स्वास्थ्य क्षेत्र अच्छा होता है, पर्यावरण स्वास्थ्य होता है, अच्छा होता है। तो इस तरीके से ये जो तथ्य हैं जिनके आधार पर आप किसी देश को विकसित या विकसित नहीं है ये सब कह सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और है, कुछ लिखने के बाद डिटेल में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसमें थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा आपको। विकास की तुलना के लिए सभी विशेषताएं महत्वपूर्ण होती हैं, परंतु इनमें से साक्षरता दर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। साक्षरता दर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? साक्षर दर किसी भी देश के विकास की नींव होती है। साक्षर दर जो है देश की नींव होती है। क्यों? क्योंकि शिक्षित जो जनता होती है स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने क्वेश्चन कंप्लीट किया। सभी क्वेश्चन को इसको करने के बाद ख़त्म हो गया। इसको करने के बाद आप अपने विषय अध्यापक से चेक करवाइए और समझिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।